अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और एक दफ़ा फिर से आज गो के 25 दिसंबर है, ख़ास दिन है, मगर हमने अपनी रीत नहीं तोड़ी, हमने अपनी रवायत नहीं छोड़ी। और उसका तरीका ये था कि ऑल द गुड थिंग्स कम आफ्टर अ बिट ऑफ वेट। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा और 5 बजे का प्रोग्राम खिसकता खिसकता आहिस्ता आहिस्ता 5:30 तक आ गया। मगर आज का प्रोग्राम आपने जो वेट किया है, आई एश्योर यू इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वर्थ योर वेट और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग तशरीफ़ रखते हैं, पहले आपसे उनका तारुफ कराता चलूँ। आज के दिन से आप अच्छी तरह से मुतारिफ हैं, और वो दिन ये है कि 25 दिसंबर का दिन, जबकि 2017 अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, वहाँ पर ये दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस के तौर पर मनाया जा रहा है। और जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी क्रिसमस मना रहे हैं उनको हम मैरी क्रिसमस कहेंगे, ग्रीटिंग्स देंगे। और इसके अलावा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, हम सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं कायदे आज़म को। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ, अगर मैं दाएँ जानिब से आप का तारुफ इन तमाम दोस्तों से कराऊँ तो आपको कुछ खुशी भी होगी, कुछ हैरत भी होगी। और खुशगवार हैरत ये होगी कि आज हम विलिंग वेज का जो म्यूज़िकल स्टूडियोज़ हैं, आपने जो है कोक स्टूडियोज़ का नाम सुना होगा, आपने रिलीजिंग हाउसेस के नाम सुने होंगे, मगर आज से हम विलिंग वेज का जो म्यूज़िक स्टूडियोज़ है उसका ऑफिशियली इनकाद करें। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सुल्तान साकिब बलोच। सुल्तान साकिब बलोच का तारुफ थोड़ा सा मैं आपसे कराता चलूँ। बुनियादी तौर पे ये एक एक्टिविस्ट हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एडिक्शन के ख़िलाफ़ लेके गुज़श्ता एक दिहाई से ये चल रहे हैं। मगर अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन जो है गला भी दिया है, आवाज़ भी दी है, मौसीकी से इनका गहरा शगफ़ है, इन्होंने गाने गाए भी हैं, रिलीज़ भी किए हैं, और अपनी आवाज़ के ज़ोर पर इन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके एडिक्शन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे, और इसके अलावा भी जो बहुत ही ऐसे जिसको कहना चाहिए ख़ास किस्म के जो मुआशरे में ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो चाहिए, उनके ऊपर भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और सबको लेके साथ चले हैं। सुल्तान साकिब बलोच ने विलिंग वेज ज्वाइन किया है, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इनको वेलकम कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में इनसे और गपशप भी होगी। और यहाँ पर इनके साथ जो एक साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनको भी आप शायद कितना जानते हैं ये पता चल जाएगा, मगर एक कई पाकिस्तानी फिल्म्स का म्यूज़िक, इसके अलावा जो स्कोर्स हैं, जो पीछे स्कोर्स होते हैं म्यूज़िक के, वो और ड्रामास के जिंगल्स और बहुत सा काम म्यूज़िक में पसे पर्दा या जो है पीछे छुपे हुए इन्होंने किया है। बट नाउ ही इज़ गेटिंग फ्रॉम दिस फोरम। इनको भी हम राहील फैयाज़ को वेलकम कहते हैं। वेरी टैलेंटेड पर्सन, ही कैन सिंग, ही कैन कंपोज म्यूज़िक, ही कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। और ना सिर्फ ये बल्कि ये जो है मास्टर भी करते हैं और कंपोज भी करते हैं। इनका जो टैलेंट है, मेरी बातों से शायद आपको उतना पता ना चले, मगर राहील फैयाज़ से जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आज के इस बिग शो में, बिग प्रोग्राम में, क्योंकि 25 दिसंबर है तो हमने इनको भी मदऊ किया है। इससे पहले कि मैं अमूमी तौर पे जो है कहा जाता है कि लेडीज़ फ़र्स्ट, मगर आज मैंने एक छोटा सा रिवर्सल किया है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को पिनिकल की तरफ लेके जाते हैं, एक आप मुसल्लस बनाते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसके टॉप पे जाते हैं, मगर उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मेरे साथ सलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। सलीम साहब इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ विलिंग वेज। विलिंग वेज का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा हैं सलीम साहब। और सलीम साहब को हमने आज ख़ास तौर पे इनवाइट किया है, रिक्वेस्ट की है। ही इज़ विद अस फॉर पास्ट 2 डेकेड्स। और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ अल्लाह ने इनको दी है, इतना माशाल्लाह जो है फ़ोक सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। सलीम साहब, आपके भी प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, इंटरनेशनली एक्लेम्ड तबला नवाज़ हैं डैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डैनी के साथ एक बहुत बड़ा मसला इस प्रोग्राम में रहेगा, क्योंकि इनके जब हाथ जो है चलते हैं तबले के ऊपर और जो आवाज़ निकलती है वो कहीं और नहीं जाती, सीधी दिल पे असर करती है। अब जब ये इसके ऊपर तबला बजाते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से उठ के जो है ना तबले के साथ कोई जो है उसकी थाप पे कोई परफॉर्मेंस मैं भी दूँ। अब मुझे ये कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। और लास्टली फ़रीफ़ुई हमारे साथ हैं। फ़रीफ़ुई बुनियादी तौर पे शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस्लामाबाद में होती हैं, फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में गुज़श्ता
15 साल से जो है शी इज़ देयर। मगर इनकी ये सारी पहचान अपनी जगह पे है। शी इज़ अ ब्रिलियंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ विद फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, ऑल दैट इज़ वेरी गुड। मगर मैंने जब FM रेडियो का आगाज़ किया 95 में, तो 96 से जिसने मुझे छोड़ा नहीं, जो हमेशा मेरे साथ रहीं और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत ही बकअप किया, इनकरेज किया, और यूँ समझ लीजिए कि मेरी जितनी भी फैनफेयर है उसकी लीडर जो है वो फ़रीफ हुई हैं, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनके हस्बैंड जो है वो भी साथ हैं, मगर ये हस्बैंड इनकी इतने अच्छे हैं कि बेगम साहिबा ने ये कहा है कि भाई यहाँ पे अगर आप बैठे तो मुझसे प्रोग्राम नहीं होगा, तो वो बेचारे चले गए, हालांकि वो इस्लामाबाद से इनके साथ तशरीफ़ लाएँ। तो मैं इनकी वसातत से मुमताज़ हसन साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो इनकी बात मानते हुए बाहर चले गए। और फ़रीफ हुई जो है उनके मुतालिक मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि विलिंग वेज का जब से हमने ये आगाज़ किया है, इस जो आपके लिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने वेब TV भी बनाना है, मगर जब से हमने ये फेसबुक पेज जो है विलिंग वेज का आगाज़ किया है, तो हमारे हर प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे डॉक्टर सदाकत का जो फ्राइडे का प्रोग्राम होता है, यू आस्क फॉर इट, मेरा जो प्रोग्राम होता है, जो भी हम कर रहे हैं मंडे का प्रोग्राम शाम 5 बजे का, और इसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स हैं उसमें फ़रीफ हुई नेवर मिसेस एनी प्रोग्राम। शी मेक श्योर दैट अपनी तमाम जो इनकी कमिटमेंट्स हैं उनको पसे पुश डाल के ये प्रोग्राम में शिरकत करती है। फ़रीफ हुई, आपका बहुत शुक्रिया, यू टुक टाइम आउट एंड यू केम टू आवर शो टुडे। यू आर मोस्ट वेलकम एजाज भाई। ये मेरे लिए तो एक बड़े प्रिविलेज की बात है कि मुझे आज इस फोरम पे आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ के आज ऑडियंस के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि आज मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक आप कह लें कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं फ़ील कर रही हूँ कि अपने एक मेंटोर के साथ मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑल्दो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को भी बाज़ दफ़ा एक काउंसलिंग की या एक थेरेपी की ज़रूरत होती है, और मुझे जब भी ज़िंदगी में ज़रूरत हुई है गाइडेंस की या काउंसलिंग की, तो मुझे हमेशा एजाज भाई की तरफ से वो गाइडेंस मिली है। थैंक यू वेरी मच फ़रीफ हुई, इट्स म्यूचुअल प्लेजर, इट्स अ प्रिविलेज। मुझे ये बताइए कि आज 25 दिसंबर पे, और तकरीबन हमारे जो ये विलिंग वेज फेसबुक पेज है इसको भी 1 साल का अरसा होने वाला है, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है, और आप भी विलिंग वेज के इस फेसबुक पेज से जुड़ी हुई हैं, और हमेशा आप अपने कमेंट्स भी देती हैं, और इसके ऊपर जो अपने जितने भी दोस्त हैं और जितनी भी आपकी और कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी आप कहती हैं यहाँ पे आ जाओ। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक कि हम ये जो काम कर रहे हैं फेसबुक पेज पे विलिंग वेज का और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का भी, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? डू यू फील दैट इट इज़ मेकिंग सम डिफरेंस? आप बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने दोस्तों में, डू यू थिंक दे आर टेकिंग इट नाइसली? पेशेंट्स को कोई फ़ायदा हो रहा है? डेफिनेटली। देखिए, आप लोग जिस तरह अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे लोगों में, अब लोगों के लिए घर बैठे बैठे एक सीनियर एक्सपर्ट के साथ बात करना इंतहाई आसान हो चुका है आप लोगों के प्रोग्राम्स के थ्रू। जी, वो लोग घर बैठे बैठे अपने मसले मसाइल आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं साथ साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको शेयर भी कर दूँ प्रोग्राम को, क्योंकि ये इस वक्त मैं लाइव सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, शिरकत भी कर रहा हूँ, और ये जो हमने एक हाथ में चीज़ पकड़ी हुई है, ये कुछ इस तरह से इसने हमारी ज़िंदगियों को जकड़ लिया है कि इसके बग़ैर जो है ये गुजारा ही नहीं होता। और ये मैंने जो आपसे बातें करते करते इसको शेयर भी कर दिया है। अच्छा जी, सुल्तान साहब ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ जो है एक शहर से भी है और एक गांव से भी है, और ये जो शहर और गांव की जो ज़िंदगी है जिसको आपने एक जो है एक लड़ी में परोया हुआ है, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं, अपने मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि आगाज़ कहाँ से हुआ। मुझे आप बता रहे थे कि आपको तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, और वो किस तरह से वाक़या हुआ कि क्रिकेट खेलते खेलते आपने आवाज़ का जादू जगाना शुरू कर दिया, और आपकी जो फैमिली है वो तो उसमें तो कोई गायक था नहीं, कोई सुर लगाने वाला था नहीं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखें सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, स्पेशली डॉक्टर सदाकत अली साहब का और विलिंग वेज की पूरी टीम का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका दिया है।
सर एक्चुअली आप बता रहे हैं कि क्रिकेट खेलते खेलते मैं गायकी की तरफ आया। बेसिक गायकी मैं तीसरी क्लास में था तब से कर रहा हूँ। वाह। मैं तीसरी क्लास में था, मैंने चंगे शौक शुरू तो संता है। फर्स्ट टाइम स्पीच की थी स्कूल में, तीसरी क्लास में था मैं। तीसरी क्लास में ही था मैंने नाच भी पढ़ी, तीसरी क्लास में ही था मैंने मिली नगमे स्टार्ट किए। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड बलोच फैमिली से था तो वहाँ इतना कुछ इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। हाँ, मिली नगमों तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने सिंगिंग करनी है ज़रा ऊपर लेवल पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरा गांव से ताल्लुक़ था तो गांव में एक जब किसी को टीवी पे देखा जाता है तो उनको भी शौक़ होता है कि हमारा कोई अपना भी टीवी पे नज़र आए जी। तो मेरे लिए सबसे इजी जो मैंने एक बहाना बनाया वो ये था घर वालों को कि यार जब हम घर में हमारी फैमिलीज बैठ के लोगों को एक किस्म के हमारे जानने वाले नहीं होते, उनको देख के हमारी फैमिलीज देख रही होती हैं, हमारी लड़कियां देख रही होती हैं कि ये फलां अबदारों लग गए, ये जवाद है, ये फलां है, जो भी है जी, तो इनको तो हम तस्लीम कर लेते हैं, अपने घरों में एंटर किया हुआ है। लेकिन जब अपना कोई टीवी में जाना चाहता है तो उसमें क्या मसला, उसको तो रोकते हैं। तो खैर उनकी समझ में ये बात आई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लाहौर आया 2008 में। आपने कहा नहीं कि ये तो खुला तजाद है, ये तो दोहरा में यार है। नहीं सर, वो एक अलग टॉपिक है। तो 2008 में सर मैंने एक एल्बम रिलीज़ की थी फैसलाबाद से ही जी। वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सका था। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव फैसलाबाद ज़िला है, मेरा मामू कांजन मेरा कस्बा है और साथ ही गांव है मेरा। कस्बा से भी आगे 4 किलोमीटर जी। तो वो रिलीज़ हुआ, कोई इतना ज़्यादा मैं प्रमोशन नहीं कर सका उस अपने एल्बम की। उसके बाद फिर मैं लाहौर आया तो राहील फयाज साहब, इनका मैंने बड़ा सुना हुआ था माशाल्लाह, इनका म्यूज़िक का काम और इनकी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से चीज़ें आ रही थी, तो फिर इनके साथ काम शुरू किया और भी लोगों के साथ किया। लेकिन जो मज़ा इनके साथ आया तो फिर टीवी पे भी आना शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास भी बैठे हैं तो काफ़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये सफ़र है और मुझे यकीन है कि विलिंग बेस के प्लेटफॉर्म से आपकी भी सादत से और जिस तरह से राहील फयाज साहब आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ऑल्दो ही सो बिजी, ऑलवेज वेरी बिजी, बट ही हैज़ टेकन टाइम आउट। राहील फयाज, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं तो आपके मुतालिक जो बुनियादी तौर पे इतना जानता हूँ कि जब आज से 8-10 साल पहले मैं आपके स्टूडियोज़ गया और वॉइस ओवर कर रहा था तो वहाँ पे बिल्कुल ही मुझे तो एक टीनेजर टाइप लड़का 18-20 साल की मुझे ऐसा लग रहा था, चाहे पता नहीं आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी, बट यू आर ऑलवेज टैलेंटेड एंड यू ऑलवेज हैड दैट करंट उस वक्त भी था। तो मुझे बताइए कैसे ये सफ़र कहाँ से आगाज़ हुआ एंड हाउ डिड यू रीच हियर? ये जी जब मैं पैदा हुआ था ना तो ये तब से शाबाश, वो तीजी जमात तो शुरू हो गई, पैदा होने ही शुरू हो गए। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो जब मैं काफ़ी छोटा था, मैं छिले में ही था। तो मेरी खाला बताती हैं, मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि रेडियो चलाते थे तो तुम रोना बंद कर देते थे और रेडियो जैसे ही बंद करते थे तो तुम रोना शुरू हो जाते थे। तो खाला ना बार बार रेडियो चला के बंद करती थी, ये इसको देखो, इस बच्चे को देखो। तो खाला ने उस वक्त मुझे कहा था पंजाबी के अंदर मेरी वालदा को कि वे तू एक ही म्यूजिकल बच्चा जम देता और आपके रोने में भी एक सुर होगा मेरे ख्याल से, शायद स्केल में रोता होगा प्रॉब्लम। तो वो चिले से ये चीज़ मतलब कि आ रही है मेरे अंदर। तो व्हेन आई वाज 3 ईयर मैं सऊदी अरब में था वालिद साहब के साथ, मरहूम वालिद साहब के साथ, और वहाँ पर उन्होंने मुझे पहला कीबोर्ड पियानो लेके दिया था रेड कलर का। वो अभी तक मैंने रखा हुआ है, इवन कि वो कराची में कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने फ्रेम करा के मुझे दिया वो, कि उन्होंने शीशे के उसमें कि ये ऐसे नहीं रखें इसको आप, ये आपके एक दैट वाज माय फर्स्ट पियानो एंड एट दैट टाइम इट वाज 200 रियाल, 200 रियाल का था वो। और मेरे मरहूम वालिद साहब ने, मैंने जब कहा कि मैंने ये रेड वाला लेना है तो उन्होंने कहा 3 साल का बच्चा है, ये पागल है, ये इतना सा पियानो, 200 रियाल का पियानो। उन्होंने 50 रियाल का ले दिया मुझे। अब मैं जैसे ही घर आया, हम लोग फ्लैट में आए अपने, वो उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली गिरा है और वो टूट गया ब्लैक वाला। फिर वो दोबारा गए और वो फिर 200 रियाल वाला ही लाए जो मैंने कहा था कीबोर्ड, और जो अभी तक अब फ्रेम है। तो वो उस वक्त उस पियानो के अंदर काफ़ी चीज़ें थी, मतलब कि इन द एज ऑफ 3-4 आई नो वॉल्ट्स, बीट, 4/4 स्विंग, रॉक 1, रॉक 2, थम्स। तो वो इवन वो रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्ड प्लेबैक सुनाता था, उसमें 4 टोन्स थे। तो इन द एज ऑफ 3 और 4 ईयर मैं उनको अंडरस्टैंड कर गया और खुद ब खुद ही अपने गले को उनके सुरों के साथ मैच करना शुरू हो गया नेचुरली।
मतलब कि देयर इज़ नो टीचर, मेरा कोई टीचर नहीं है बेसिकली। मैं कॉम्पोजिशंस करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ और काफ़ी चीज़ें, इवन काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, बट कोई टीचर नहीं है मेरा। इट इज़ जस्ट यू कैन से अ बॉर्न आर्टिस्ट काइंड ऑफ थिंग। अल्लाह ताला ने बस सिखाया मुझे और मैं ये हूँ, बस मुझे ये है। अच्छा ये बताइए कि अभी तक आपने कौन कौन सी मूवीज़ के स्कोर्स किए, कौन कौन सी, व्हाट्स ऑन योर क्रेडिट? अभी क्रेडिट में तो इतनी चीज़ें हैं कि मैं उनको मतलब चले कुछ उसका थोड़ा सा अहाता कर लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने राहत फ़तेह अली ख़ान को भी करवाया है हम टीवी के लिए। हम टीवी पर ड्रामा सीरियल चला है मान का टाइटल सॉन्ग का कंपोजिशन और म्यूज़िक मेरा है और सिंगिंग राहत फ़तेह अली ख़ान ने की है। और राहत फ़तेह अली ख़ान को बड़ा अच्छा लगा मेरी कंपोजिशन, इवन ही रियली लाइक्स मी टू कि यार तुम यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट। फिर शफ़क़त सलामत खान साहब हैं, उनको मैंने काफ़ी कंपोजिशंस करवाई हैं, सलामत अली खान के बेटे। फिर अभी मैंने रिसेंटली इंडिया से मधुश्री हैं। मधुश्री का बैकग्राउंड ये कि उधर ए आर रहमान के साथ काम कर चुकी हैं और रंग दे बसंती के गाने भी उन्होंने गाए हैं, आमिर खान पर पिक्चराइज्ड हैं। तो उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल के अंदर मैंने वहाँ से यहाँ गया। मतलब कि नॉर्मली आप देखते हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि उधर से इधर आके तो हमारे साथ काम करें और मैंने उनको भी करवाया। फिर अभी रिसेंटली एक फ़िल्म मैंने की है, इस फिल्म के सारे गाने मैंने, इसमें से 3-4 गाने भी खुद गाए हैं और फीमेल हमारे साथ ही 1-2 उन्होंने गाए। इसके गाने मैंने गाए, इस फिल्म का सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने बनाया। फिर उसको सिनेमा के अंदर 5.1 डॉल्बी डिजिटल सराउंड पाकिस्तान के अंदर, वो पहले मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे यार ये यहाँ नहीं होगा, मतलब ये तो बाहर से करवाना पड़ेगा ये 5.1 डॉल्बी डिजिटल सराउंड। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये हो जाएगा और ये मैं कर लूँगा। कहते यार मैंने उनको बोला, मैं यार पैसे के बताएं आप, उधर आपके इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना, मैं आपके इतने पैसों में यहाँ कर दूंगा। हालांकि आई डोंट नो कि मैं वो कर सकता था क्या नहीं। मैंने कहा आपने जस्ट मुझे सिनेमा प्रोवाइड करना है 3-4 दफ़ा, और मेरे सिनेमा उन्होंने प्रोवाइड किया है। और वो सारी मेरी कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल, जैसे मैं म्यूज़िक के साथ और गिटार और सुरों के साथ एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक गया हूँ, वो मैंने सिनेमाज उन्होंने मुझे दिए 1-2 दफ़ा और मैंने वो सारा फाइनल करके उन्हें एंड रिजल्ट बिल्कुल यहीं से लाहौर पाकिस्तान अपने स्टूडियो से 5.1 विद डायलॉग्स, डबिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग पंच करके दिया और वो रिलीज है। किसके लिए? इस फिल्म, इस 8969 पाकिस्तानी फिल्म रिसेंटली अभी रिलीज हुई है 1 साल पहले। इसकी मेन हीरोइन सबा कमर थी और मतलब कि अच्छी गई और सारी चीज़ें, तो इतनी चीज़ें कि आई हैव नो आइडिया कहाँ कैसे एक्टिंग भी की है काफ़ी प्लेस में। हाँ एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मैंने स्टार्ट की थी लेकिन उसके बाद फिर मैं रुक गया था। इमरान इस्लाम, नज़रुल इस्लाम प्रोडक्शन थी और गुलाम मोहुद्दीन मेरे उसमें मामू बने हुए थे और मेरा फर्स्ट सीरियल था। मतलब कि हीरो मेन इमरान इस्लाम थे और मैं सेकंड हीरो था और मेरी हीरोइन थी। और उसमें मुझे दिखाया हुआ था कि मैं बड़ा गरीब सा लड़का हूँ और गिटार मेरे पास है और जेब में पैसे नहीं है और दोस्त मकैनिक है उसके पास रहता हूँ और लड़की से प्यार हो गया, इश्क हो गया है और इवन फ़ोन भी नहीं है तो रुक के फेंकता था मैं उसके घर। और वो बड़ा अच्छा सीरियल गया था, PTV होम पे चला था, मिठास के नाम से। तो उसमें मैंने एक्टिंग की, लेकिन फिर मुझे और आगे एक्टिंग में ऑफर आना स्टार्ट हुई, लेकिन फिर मैंने वो ब्रेक लगाई उधर। मैंने कहा कि यार मेरा फर्स्ट टारगेट म्यूज़िक है, सो आई वांट टू बी अ सिंगर फर्स्ट। मैं रिकॉग्निशन मेरा सिंगिंग से हो जाए एंड देन फिर मूवीज़ और ये चीज़ें स्टफ चलता है। तो फिर मैं उस तरफ इतना गया नहीं, मैंने कहा नहीं आई शुड कंटिन्यू दिस। बिल्कुल ठीक है, आज के प्रोग्राम में हम आपसे सुनेंगे भी राहील। थैंक यू वेरी मच। अभी बात हो रही थी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई साज, कोई मौसीकी, कोई म्यूज़िशियन, कोई गुलकार, कोई आर्टिस्ट जो है वो और इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। मगर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान से जो भी गुलकार या आर्टिस्ट वहाँ पे गए हैं उन्होंने अपना रंग जमाया है, उन्होंने एक्लेम हासिल किया है। सो अगरचे जिस तरह पानी बहते हैं, जैसे आबिदा परवीन के मुतालिक एक दफ़ा कोई बता रहा था कि जो है पंजाब से पानी बहते हैं, दरिया बहते हैं और वो सिंध की तरफ जाते हैं, मगर एक फ़न का दरिया है जो सिंध की तरफ से उल्टा बहता है और वो पंजाब की तरफ बहता है, वो आबिदा परवीन है। तो इसी तरह से हमारे भी यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बॉर्न आर्टिस्ट हैं, वो जब भी इंडिया जाते हैं तो वो एक फ़न का दरिया उधर भी डॉक्टर साहब इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें बाउंड्रीज़ जो है ना ये आपकी आर्मी और पॉलिटिकल लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। एक गाना है वो आप इंडिया से गाएं, ये तो एक मुख्तलिफ स्टेशन हैं पाकिस्तान में, मीडिया स्टेशन, इंडियन मीडिया स्टेशन, अमेरिकन, इंग्लैंड, तो आर्टिस्ट के लिए ये नहीं है ये बाउंड्रीज। और बस इसका मतलब ये है कि अनकरीब
हम जो है राहील को और सुल्तान जो हैं उनको भेजेंगे और अमेरिकन आइडल में जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है अपना रंग जमाएंगे। अभी बात फरी ये कर रहे थे जब ये पैदा हुए तो खाला ने ये कहा, तो आप भी तो एक फुफ्फो भी हैं और आपका भी एक छोटा सा जो है वो भांजा है, भतीजा है, तो उसको कोई म्यूजिक का शौक है, क्या नाम है उसका? और उसका नाम वैसे तो मोहिद मुस्तफ़ा है और वैसे मैं उसको प्यार से गप्पी कहती हूँ। अच्छा जी। उसको कोई म्यूजिक का शौक है? उसको बहुत शौक है। क्या गाना सुनाती है? उसको सबसे जो गाना आजकल पसंद है ना, बरेली वाले झुमके। वो कैसे आप सुनाती हैं? वो मैं तो नहीं सुनाती, हम उसको प्ले करके देते हैं और फिर वो उस पर डांस करता है। वाह, वो छोटा सा वो अभी मैं उसकी एज बता दूं आप लोगों को, उसकी एज अभी 1 साल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी राहील बात कर रहे थे, बचपन से शौक होता है, कैसे ग्रूमिंग की जाए बच्चों की? आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आजकल बड़े मसाइल हैं, लोग ये कहते हैं जी बच्चों की ग्रूमिंग सही नहीं होती, बच्चे बड़े होते हैं हाथ से निकल जाते हैं, ड्रग्स करने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ राहील से भी और डैनी से भी और सलीम साहब से भी और इनसे सारे हमारे ये माशाल्लाह मौसीकार हैं, मैं ये समझता हूँ कि 2 सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तो बच्चों को किस तरह से हम उनकी जो है निगहदाश्त करें, किस तरह से उनको डायरेक्शन दें, और दूसरा जहाँ पे म्यूज़िक हो, मौसीकी जहाँ पे हो, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है ड्रग्स की? इसमें खुद इतना मज़ा है, इतना इसी के अंदर नशा है, तो फिर ड्रग्स की क्या ज़रूरत? सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो ये है कि देखें, बच्चों की निगहदाश्त में वो जो नहीं पुरानी बात कही जाती कि 2 सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। ये मैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, कोई साइकोलॉजिकल टर्म्स मैं यहाँ नहीं यूज़ करना चाह रही। तो उसमें ये है कि पेरेंट्स जो दोनों हैं ना, उनमें से एक को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए और एक थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्ट हो। अच्छा। मतलब प्यार भी करें, उनकी सारी जो नीड्स हैं वो पूरी करें, लेकिन साइमल्टेनियसली उनके साथ आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखेंगे, बच्चे पे नज़र रखें कि वो कोई ट्रैक से हट तो नहीं रहा। ठीक है। जहाँ पे फील होगी बच्चा जो है वो डीरेल हो रहा है, वहाँ पे उसको वापस लाएं ट्रैक पे। ठीक है। एक तो ये है। और बच्चे का जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है जब वो शो करता है तो उसको आपने रीइंफोर्स करना है। वो किस तरह के उसको प्रेज करें, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा कोई उसको मटेरियल ऑब्जेक्ट ही दें आप उसको, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा कैंडी दें या कोई चीज़ दें। इसका मतलब है कि कभी क्लैपिंग कर दें, ये भी बच्चे के लिए एक इंसेंटिव है। बिल्कुल सही। इससे बच्चे का जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है ना वो स्ट्रेंथन होता है और बच्चा वो खुश होता है, उसे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं इस चीज़ से, तो मैं आइंदा भी ये बिहेवियर शो करूँ। और मुझे लगता है फरी कि ये बच्चों में भी और बड़ों में भी ये ज़रूरी है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें अगर सताइश मिले, हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें हाथों हाथ लिया जाए तो हमें अच्छा लगता है, हमारे अंदर इतना वो एक बस्ट ऑफ डोपामीन आता है एंड वी वांट टू कंटिन्यू विद इट। बिल्कुल, और हम उसी बिहेवियर को फिर रिपीट करना चाहते हैं, यही रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और इसी तरह अगर बच्चा कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है जो हमें नहीं पसंद, या हमें पता है कि बच्चा गलत बिहेवियर शो कर रहा है, कोई चीज़ें तोड़ रहा है, ज़िद कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो उस वक्त आप उसको पनिश इस तरीके से करेंगे, डंडे ना मारें। मार पीट, अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जी मार पीट शुरू कर देंगे पेरेंट्स भी। और फरी मैं उस दिन देख रहा था एक वो बच्चे को बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे मदरसे में, जो है बता रहे थे, मगर उसकी वो धुनाई कर रहे थे, वो मार मार के उस बेचारे का हशर हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह वो, तो ये तरीका शायद जो है, हमारे पास मदरसा विक्टिम्स बहुत ज्यादा आते हैं, इलिटरेट है ना सारे, असल में सारे वहाँ इलिटरेट बैठे हैं, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, जाहिलों की तरह बच्चे को समझते हैं पता नहीं ये जानवर है, जैसे पोते को मार रहे हैं। मतलब जो प्यार मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ी। मेरा तो ये है जी कहना इस बारे में कि मैं ये करता हूँ, जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बेटे को मैं कोई चीज उसकी बंद कर देता हूँ, इसको फोन नहीं देना, यही बात, अब इसको ये नहीं करना, तो वो उसको लेने के लिए बहुत कुछ करता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम मारे। ये जो बात इन्होंने की है ना, यही बात मैं करने वाली थी, और आप मेरे ख्याल में बॉर्न साइकोलॉजिस्ट भी हो, बॉर्न म्यूजिशियन के साथ, यही बात मैं करने वाली थी कि ये जो टेक्निक है ना, इसमें हम ये करते हैं कि पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे का कोई भी जो फेवरेट टॉय या कोई चीज़ है उससे विड्रॉ कर लो, वो उससे आप लेंगे, ये उसके लिए पनिशमेंट है। Exactly. और आपने उसको तब तक नहीं देनी। हमने देखिए इसमें हमारा मोटिव क्या होता है कि बच्चे को हमने ये रियलाइज़ करवाना है कि आपका ये बिहेवियर जो आपने शो किया ये गलत है, ये गलत है, और वो फिर आइंदा वो रिपीट नहीं करेगा।
और बच्चे को हमने ये रियलाइजेशन दिलवानी है सिर्फ, तो फिजिकल पनिशमेंट से क्या होगा, आप वक्ती तौर पे तो सप्रेस कर लेंगे उसका। मैं तो फ्यूचर के अंदर भी लगा देता हूँ समटाइम उसके ऊपर ना वो पाबंदियाँ कि जॉयलैंड जो है वो नहीं लेके जाऊंगा मैं। अच्छा। तो वो जॉयलैंड जाने के लिए पूरा वीक स्टडी भी अच्छी करता है और सब कुछ अच्छा, चलो यार जॉयलैंड तो ले जाएंगे। लेकिन जब वो अच्छा बिहेवियर शो करता है फिर आप ले जाते हो? ले जाता हूँ उसको। हाँ, और वो फिर खुश होता है बिल्कुल। और फिर उसको कह देना ही काफी होता है, उसको वो सोचना शुरू हो जाता है यार ये तो जॉयलैंड का मसला है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एजाज भाई सेकंड क्वेश्चन आपका था कि म्यूजिक की एडिक्शन जब हो तो फिर हमें दूसरी एडिक्शन की क्या जरूरत है? देखिए ये जो दूसरी ड्रग्स की एडिक्शन, और ये तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, इसके तो आपको पता है कि कोई हेल्दी इफेक्ट तो होता नहीं है इंसान की बॉडी पे। अगर अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, तबाही करनी है अपनी, तो फिर आप ड्रग्स में पड़ जाओ। और म्यूजिक जो है ये तो एक आपके वो नहीं कहते कि रूह की ग़िज़ा है। आप देखेंगे मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने ना हर चीज में इतना नशा बनाया है कि खाने, कुछ लोगों को खाने का नशा है और वो खा खा के इतने मोटे हुए हैं। That is true, मतलब कि खाने का नशा है, म्यूजिक में है, एक्सरसाइज है, मतलब कि बहुत सी ऐसी और चीजें जिसके आप एक्सट्रीम नशे कर सकते हैं और जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो व्हाई यू चूज ड्रग्स देन? बात यह है कि देखिए मॉडरेशन हर चीज में जरूरी है, बिल्कुल तवाज़ुन। आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, आप खाने को इंजॉय करें, लेकिन ये कि विद इन लिमिट्स। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। जैसे अभी हम शो से पहले बात कर रहे थे, आउट ऑफ लिमिट मैंने कहा ना, मोटा हो गया खा खा के। अभी आउट ऑफ लिमिट वो खाने का नशा ही इस तरह करना शुरू हो गया कि उसे बंदा कि यार तुम ड्रग्स कर रहे हो, ये ड्रग्स की तरह तुम खा रहे हो। मतलब अभी आपके प्रोग्राम से पहले इनसे मेरी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, वो हम बाद में करेंगे दोबारा से। अच्छा डैनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपका एक तबला जो है ये छोटा रह गया है, एक जो है मोटा हो गया, ये उस तबले को आप ज़्यादा खिलाते थे, इसको कम खिलाते थे, ये क्या वजह हुई है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। नहीं तो ये आपने खुद ऐसे रखा हुआ है कैसे? ये हाँ कि भाई ये एक पतला और एक मोटा क्यों? ये फीमेल है। अच्छा तो ये मेल ज्यादा खाता था वो आवाज से पता। एक दफा फिर से सर। वैसे पाकिस्तान में अगर आप कपल्स देखें ना तो ऑपोजिट होता है, अक्सर मेल्स मतलब हस्बैंड्स बेचारे पतले होते हैं और बीवियां अक्सर ये होता है। अच्छा डैनी, आप भी माशाल्लाह यहाँ पे भी प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी प्ले कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी। थोड़ा सा अपने मुतालिक भी बताइए कि कैसे आपको ये तबला बजाने का शौक़ कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़े, अभी आपके और क्या एस्पायरेशंस हैं और आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, किन किन फ्रंटियर्स पे पाकिस्तान का नाम मुतारिफ कराना चाहते हैं? मेरा भी ये वही रहील भाई वाली बचपन से लगाव था, एक आर्टिस्ट के अंदर ही था, छुपा बैठा कहीं, अभी भी कहीं छुपा बैठा। ठीक है। तो मैंने 7-8 साल की उम्र में शुरू कर दिया था जी। तो फिर मेरी पहली परफॉर्मेंस जो थी उस्ताद सलामत अली खान साहब, वाह, और शाम चुरासी मेरे ननियाल भी है, शाम चुरासी। अच्छा। रज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान, फिर मेरे शफकत अली खान साहब, उनके बेटे शाफत अली खान साहब, हुसैन बख्श गुल्लू, इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम सब के साथ मैंने परफॉर्म किया। हिंदुस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा। बिल्कुल तकरीबन मैंने बचपन से काम करना शुरू कर दिया, 15-16 साल की उम्र में। तो मैं 2012 तक नॉन स्टॉप मैंने काम किया। तो उसके बाद इसके अलावा म्यूजिकल फेस्टिवल्स होते हैं बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका वगैरह, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड फेस्टिवल्स के लास्ट टाइम हमने किया है। स्कॉटलैंड में बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसमें उस्ताद ज़ाकिर हुसैन हिंदुस्तान के वो भी आए थे। मैं उसके अलावा अरबी मज़हब बैंड के साथ भी काम करता हूँ मैं इस्लामाबाद। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये अगर मैं आपसे कहूँ कि बातें तो हम करते ही रहेंगे, जी जी, एक थोड़ा सा ज़रा इस पे संगत जो है थोड़ा सा कुछ था आपको थोड़ा सा, तो क्या फील, क्या आज का दिन आपको पता है ना, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी है और जो है सेलिब्रेशन का दिन है, सीज़न जो है वो छुट्टियों का सीज़न है, मौसम अच्छा है, तो एक ऐसे मौके पे, खुशी के मौके पे आप ज़रा अगर सिर्फ अभी तबला आप पहले करें और उसके बाद अगर वहीं से पिक करके, हमने कोई रिहर्सल नहीं की और वहीं से आप जो गिटार इसमें इन करें, पहले से करते हैं, थोड़ा ये सुनते हैं, फिर मैं खाली ये बजाऊंगा, ठीक है, फिर दोनों अच्छा डैनी के बारे में बजाने से पहले बता चलूं कि डैनी जो है इज अ वेरी मतलब कि मल्टी टैलेंटेड रिदमिस्ट। अच्छा। ये रिदम्स को मतलब तबला हो गया, ढोल, ढोलक, इवन एक अरबिक इंस्ट्रूमेंट होता है दुम्बैक,
वो बैली डांसेस वगैरह के लिए दुम्बैक प्ले होती हैं वो सारी। तो ये जिस भी ये प्रिकशन को पकड़ता है ना, ये कमाल बजाता है और ऐसा बजाता है कि तो इसका मतलब है कि आज सिर्फ हम बिगिनिंग कर रहे हैं। जी जी, इवन ये तो क्लासिकल ट्रेडिशनल है ना हमारा, तो इसके बाद जो है ये फिर ये तो आगे से आगे हैं। आपने वो मैंने आपको दिखाया था स्टूडियो के अंदर एक जो नया ड्रम आया है जो ऊपर बैठ के बजता है, आप कभी वो डैनी से सुनेंगे तो मतलब unbelievable. Ladies and gentlemen, for you we present right now, here we go, on tabla, this is Danny! एक्सेलेंट। अच्छा ये नाजरीन मैं आपको बताऊं कि ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट था, ये कोई पहले से रिहर्स्ड नहीं था। ये हमने डैनी को कहा, इधर राहील ने और साथ में जो है सुल्तान ने भी उसमें अपनी आवाज़ का जादू जगा दिया। अच्छा जी सुल्तान, अब मुझे ये बताइए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे है और कोई ऐसी चीज़ जो हम उनको एक प्रिल्यूड पेश कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम बेसिक मैं अपने पैशन को, उन्हीं की ज़िंदगी को पढ़ के मैं अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो उनके लिए जो उनका पैगाम है वो थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूँ जी, हमारी नई नस्ल के लिए जी। तो उम्मीद है कि हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। अंतरा से शुरू करूँगा। ओके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है,
ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा। ज़बरदस्त सुल्तान, वेरी वेल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और नाज़रीन जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे पे, और अब जो है मैं सलीम साहब से ये कहूँगा कि सलीम साहब कोई लोक मौसीकी, कोई फोक गाना, कोई इस वतन से जुड़ा हुआ, और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा जो सब्ज़ हलाली परचम है उसमें एक ख़ास जो साइड है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, अक़लियतों के लिए है, और चाहे किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ हो, अगर जहाँ पे पाकिस्तानियत है, जहाँ पे पाकिस्तान है, इस मट्टी से जुड़ा जो भी शख्स है उसका पाकिस्तान के साथ ख़मीर भी है और उसकी मोहब्बत भी है पाकिस्तान के साथ। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे सुल्तान भी, हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारा किसी न किसी गांव से ताल्लुक़ ज़रूर है, फिर हम शहरों में आ जाते हैं, तो जो लोक मौसीकी है, जो लोक विरसा है, वो जाके सीधी ठा करके यहाँ पे लगती है। तो सलीम साहब प्लीज़ आप कुछ सुनाएं। माइक केयर सलीम साहब को दें, इधर आ जाए ना, माइक ले लें और सलीम साहब को दे दें। हम जब स्कूल में पढ़ते थे सर, या जो हमारा दौर था उस वक्त फोक के जो है ना वो अताउल्ला खान ईसा खिलवी, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, तो उस वक्त हम तो यही मतलब सामने था, वो टेपें होती थी कैसेट वाली, और वो हम सुना करते थे और पूरी पूरी उनकी गज़लें याद हुआ करती थी। अब तो माशाल्लाह 50+ हम हो गए, रिहर्सल भी हमने नहीं की जी। वैसे इतना तक शौक था कि बस अपने जो करीबी शादी या की तकरीब होती हैं उस पे 2-4 गाने गा लिए, खुश हो गए सारे, रिश्तेदार भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, चलो इतने तक। ये जो दौर है आजकल, इस दौर में अगर हम होते तो शायद मतलब बहुत ऊपर चले जाते हैं। वैसे आप इससे पहले पीएफ में भी तो काम करते हैं? हाँ, एयरफोर्स में मैंने काम किया है। 90 की बात है कि एक दफ़ा मुझे पता चला कि मैं मलीर बेस पे था जी, और वो शो हो रहा था हमारा केमाड़ी बेस जो है वहाँ पे जी। तो मैंने कहा चलो यार सुनेंगे। मैंने एक नेवी का दोस्त था, नसीर नाम है, माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा आवाज़ है, वो अपना हारमोनियम वगैरह उसने रखा हुआ है, तो बड़ा शौक करता है। तो मैंने कहा नसीर भाई चले जी, कहता है जी चले। अब हमें बड़ा मान था कि मैं एयरफोर्स में हूँ, तो हमें जो है ना वो बड़ा प्रोटोकॉल वो देंगे, हम जब बताएंगे कि ये जो है ना हमने कोई गाना सुनाना है। बिल्कुल। जब उधर बात की, जो नाम शाम पुकार रहे थे, तो मैंने कहा जी हमने एक गाना सुनाना है, मैंने उसकी रिक्वेस्ट की। अच्छा। वो कहते हैं जी अब नहीं हो सकता, हमने तो पूरा वो सारा निज़ाम किया हुआ है जी, तो अब नहीं, हम माइक लगा दें, माइक। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाए अंदर आ जाए। खैर उसकी काफ़ी मिन्नतें हमने की कि यार हम बड़े दूर से आए हैं, बाइक पे आए हैं और 2 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, तो आपकी मेहरबानी है जी। खैर वो जो हमारे बड़े अफसर थे ना, वो सामने बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो देख रहे थे कि यार ये लड़का बार बार आ रहा है, तो वो मुझे बुला लिया, कहता है यार क्या बात है, मसला क्या है? मैंने कहा सर असल में मसला ये है कि मैं मलीर बेस पे होता हूँ और वहां से आया हूँ, तो मैंने एक गाना सुनाना है। अच्छा। कहता है किसका है? मैंने कहा अताउल्ला न्याजी का। तो 1 नहीं 10 सुनाने आपने। कहता है मैं तो सुनता ही अताउल्ला न्याजी को, अब सबसे पहले जाए। अच्छा मैं चला गया,
वहाँ पे म्यूज़िक शुजिक था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये उस वक्त वो सावन किण में लाई मैडम आई अखियाँ छम छम वसियाँ बड़ा मशहूर था। मैंने गाना सुनाया, उन्होंने कहा जी नीचे नहीं उतरना। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ कि बिजली चली गई। अच्छा, कोई फॉल्ट आ गया। अब मेरी आवाज इतनी थी कि सबने कहा कि बिजली की जरूरत ही नहीं। हाल बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा बिजली की कोई जरूरत नहीं है यार, हमें फुल आवाज आ रही है, आप बस शुरू रखें, मतलब ये जरूर साउंड सिस्टम यहीं पे फिट हुआ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज अच्छी थी, लेकिन ये है कि हमने रिहर्सल वगैरह नहीं की। तो इतना था कि हाँ, तो बाकी जहाँ पे भी जिस महफल में भी गाया उन्होंने कहा यार आप तो बहुत ऊपर आ सकते हैं, ये हो सकता है। मैंने कहा यार मुझे इतना शौक नहीं है। हत्ता कि 90 में मामू के बेटे की शादी हुई जी, तो हमने एक रावलपिंडी से बालम म्यूजिकल ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बुलाया। उन्होंने गाने शाने सुनाए। तो हम वो बरातें वगैरह शादियां ज्यादा थी, तो हमने ना क्या किया कि वो सो गए। अब वो गाना गाएं तो हमारे देहाती लोग सुने नहीं, वो गोरियां कलाइयां तो हरियां कलाइयां तो ये वो कहें यार सलीम को क्यों नहीं लाते आप। अच्छा, खैर मैं सोया हुआ था, सोए हुए मुझे पता चला कि 4 बंदों ने उठा के मुझे स्टेज पे रख दिया। कहते हैं जी हाँ जी शुरू हो जाए, यकीन करें। अच्छा, जब ना मैंने पहला गाना सुनाया तो उन्होंने म्यूजिक सही नहीं बजाया, क्योंकि उनकी इनसाइड मतलब जेलस। अच्छा, जब पैसे आना शुरू हुए ना उन्होंने कहा ये काम ठीक है। उन्होंने फिर शुरू कर दिया। अच्छा, 4 गाने मैंने सुनाए, जो घरों में लोग चले गए थे ना वो भी वापस आ गए। गाँव छोटा सा गाँव होता है, मतलब आवाज जा रही थी। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। तो मैं इंशाल्लाह न्याजी साहब का ही गाना एक सुनाऊंगा। बेदर्दा मेरे खयों दी वे गई सारी आदत तेरे पे, ना तो वीरो क्यों रुकदा सो ते न ओ वीरो क्यों रुक देने। अज कल साडे प्यारी दियां वे कुछ फुल भी साडियां सदरों दे। मैं सादक अखियों वेखिया है अज कबरों पे सुख देने। रल मिल के खूब बिगाड़ी है, रल मिल के खूब बिगाड़ी है, साडे प्यार दी खेड रखी माने। रल मिल के खूब बिगाड़ी है, साडे प्यार दी खेड रखी माने। तुझ तो भी अखियां फेर लिया, कुछ मारी जोग नसीबा ने। रल मिल के खूब भरी, रल मिल के खूब बिगाड़ी, सब प्यार दिखे भी रखी माने। खबर जो रख दे सो, साडे पल दी खबर जो रख दे सो, साडी मौत तो अज बेखबरे ने। जेड़े लाए सानू मुद्दता दे, जेड़े लाए सानू मुद्दता दे, हारी हचर तक नहीं भूल जड़ की वारी हबीबा ने। रल मिल के खूब बिगाड़ी है, साडे प्यार दिखे भी रखी माने। तुझे तो भी अखियां फेर लवे, कुछ मारी झोंक नसीबा ने। रल मिल के खूब बिगाड़ी है।
पल दी खबर जो रख दे सो, साडे पल दी खबर जो रख दे सो, साडी मौत तो अज बेखबर ने जेड़े लाए सानू दितों दे बिहारी सजरे ने सानू रोजी हचरी तक नहीं भूलने वजरे कीते वारी हबीबा ने रल मिल के खूब बिगाड़ी साडे प्यार दिखे रखी बोले। सानू का दे शिकवे गैरात, सानू का दे शिकवे गैरात, जब सजना की तू ठगिया ने हाथ पढ़ के कुछ भी दस दे नहीं। सबके मरदा लगिया ने लहू जिगर का सारा लुचड़ गया, नहीं लपिया लोग तकीमा ने रल मिल के खूब बिगाड़ी, रल मिल के खूब बिगाड़ी साडे प्यार दिखे रखीबा ने कुछ तो भी अखियां फेर लिया कुछ मारी झोंक नसीबा ने रल मिल के खूब बिगाड़ी, रल मिल के खूब बिगाड़ी, रल मिल के खूब बिगाड़ी, रल मिल के खूब जबरदस्त नेचुरल टैलेंट और कमाल। मुझे तो लग रहा था तो ऐसा खेलनी साहब खुद गा क्या खूबसूरत आवाज है आपकी। इवन आप अभी 50s अप हैं और ये पावर है, तो जिस वक्त आप बता रहे हैं को 20-25 साल पहले या 18-20 साल, बिल्कुल बिल्कुल, तो आवाज वाकई इतनी थी कि जरूरत नहीं थी उधर स्पीकर, इसमें कोई शक ही नहीं था। एक दफा मैं आपको बताऊं, बात ये कि ये जो है प्रोफेशनली कोई सिंगर नहीं है, नहीं है और सर बॉर्न है, हाँ बॉर्न आर्टिस्ट है। चार्ली चैपलिन से। अब रईस साहब आप वादा करें कि आप इसी गाने को इन्हीं की आवाज में रिमिक्स करेंगे? सर कर देंगे क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर। कमाल, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गाया। यहाँ पे मैं एक बात कहना जी, चाहूंगी जी, कि डॉक्टर सदाकत को क्रेडिट जाता है जिन्होंने यहाँ पे विलिंग वेज में इतने टैलेंटेड लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि वो जोहर शनास हैं, हाँ, वो टैलेंट को जो है वो नगीने जमा कर लिए हुए। मैं आज विलिंग वेज के बहुत से नगीनों से मिली हूँ, आज एजाज भाई ने मुझे मिलवाया है और उनमें से एक नगीना ये है। मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर घरों में काम करने जाता हूं जी, और ये क्रेडिट सारा डॉक्टर सदाकत अली साहब को जाता है। मैं हकीकत बताऊं कि क्या है कि मैं जहां पे भी काम करता हूं, मेरा बिजली का काम है जी, तो वो लोग जो है ना मेरे काम को देख के तो कहते हैं कि या किसी बहुत अच्छे इदारे में आप काम कर रहे हैं या करके आए हैं। ठीक, तो मैं कहता हूं कि ये दोनों चीजें कुदरती तौर पे मेरे पास हैं। राइट, कि डॉक्टर साहब के साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल हो गए हैं, तो बहुत कुछ सीखा है। और खसूसन किसी को मतलब हैंडल करना कि अगर कोई बहुत तैश में आ गया तो उसको आपने किस तरह करना है, डील करना है, और वो हम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा और खसूसी प्यार है डॉक्टर साहब का, पे भी काबू रखते हैं और दूसरे के साथ कैसे डील करना है उसको सैटिस्फाई, ये सारी बातें डॉक्टर साहब से हमने सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम इम्प्रेस्ड कि आप लोगों के स्टाफ की भी देखें एंगर मैनेजमेंट और ये ट्रेनिंग साथ साथ हो रही है, ये हवा में है, ये फिजा में है, ये विलिंग वेज की फिजा में है ये। अच्छा, और इसके अलावा ये जिस तरह से सलीम साहब जो हैं ये हमारे साथ हैं, और ये अभी आपको इन्होंने, हमारे पास और भी इस तरह के लोग हैं, और जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स आपके साथ करते रहेंगे नाजरीन, आपको हम ये, अब क्योंकि हमने म्यूज़िक का काम शुरू कर लिया है और ये जो विलिंग वेज का स्टूडियोज़ है ये आपके लिए ऐसे इंशाल्लाह प्रोड्यूस करता रहेगा टैलेंट। और सुल्तान, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जो है ना कोई टैलेंट हंट का प्रोग्राम राहील के साथ मिलके और आपके साथ मिलके कोई ऐसा करना चाहिए कि रॉ टैलेंट जो है उसको हम इनवाइट करें और यहाँ से अपने इस प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च करें, उनको मौका मिलना चाहिए। जो डिजर्व करते हैं
और उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सर, आई होप इंशाल्लाह कि मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने तक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड होगा विलिंग वेज इंशाल्लाह, म्यूज़िक के हवाले से। वैसे तो है ही, लेकिन म्यूज़िक के हवाले से इंशाल्लाह, जैसे रहील भाई बात कर रहे थे कि इंडियन सिंगर्स को फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ गवाया है, तो इंशाल्लाह जैसे कोक स्टूडियो में होता है, हम कोशिश करेंगे कि इंडियन और पाकिस्तानी न्यू टैलेंट और पुराने जो सिंगर्स हैं उनको मिक्स करके विलिंग वेज से लॉन्च करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट है, सिर्फ बात ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म हो, लोगों के सामने आए तो वो फिर बूम करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एडिक्शन के ख़िलाफ़ जो है काम करते रहे हैं, ऐसी जो सब्सटेंस अब्यूज़ है या नॉन सब्सटेंस, ख़ास तौर पर सब्सटेंस अब्यूज़, आपको क्या लगा गाँव में और शहरों में इस तरफ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो राग़िब हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, आपको ये ख्याल क्यों आया? सर, एक मैं छोटी सी ना फ़नी सी बात बताता हूँ कि वहाँ इस चीज़ को कैसे लिया जाता था। मैंने फर्स्ट टाइम हमारी क्रिकेट टीम थी, जैसे आप पहले बता चुके हैं क्रिकेट खेलता था मैं, हमारी क्रिकेट टीम के जो 3 सीनियर ऑलराउंडर थे वो नशा की वजह से मर चुके थे उसी साल जब मैंने स्टार्ट किया। जब मुझे नज़र आया कि इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, इवन कि हीरोइन पीना शुरू होते थे लोग और उसके बाद टीके लगाना और मौत तक पहुंच जाते थे। मैंने स्टार्ट किया, आगाही मुहिम स्टार्ट की, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस और वहाँ गांव जितने भी हमारे आसपास थे वहाँ पे हमने जलसे कराना शुरू किए, रैली निकाल जी। इवन कि मैं आपको मज़ाहिया बात बता रहा हूँ कि मुझे गांव में कहते थे कि यार आप इसको जी तकरीरें करके जलसे करके ख़त्म कर रहे हैं, हम भी तो ख़त्म कर रहे हैं, हम पी के ख़त्म कर रहे हैं, मतलब इतना लाइटली लिया जाता था। तो फिर स्टार्ट में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना, लोग कहते थे कि यार ये क्या आपने काम शुरू कर दिया है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, किसी को टेंशन हो कि सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं। मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था। फिर जब फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया, PTV पे एक मॉर्निंग शो पे बैठा और मैंने ये सारी बातें की, फिर जाके लोगों ने मुझे सीरियस लिया मेरे एरिया में, यार ये वाकई ये बंदा कर रहा है तो हमें इसका साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत लोगों का, वहाँ जो गरीब थे उनका इलाज भी शुरू किया। कई ऐसे लोग देखे थे कि जिनका बाप मरा हुआ है माँ के लिए और एक ही बेटा है, वो मुंशियात। सुल्तान और राहील, आप दोनों से ये सवाल है, बिकॉज आप लोग म्यूजिशियंस हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। कैंपेन कोई भी जब होती है हम उसको रन करते हैं, उसमें म्यूज़िक होता है, उसमें स्लोगन्स होते हैं, उसमें आवाज़ होती है। इवन पॉलिटिकल जलसों में अब तो ये यूज़ हो रहा है, एंड इट हैज़ फार रीचिंग रिजल्ट्स एंड इट ब्रिंग्स पीपल इन, उन तक पहुंचती है। मुझे ये बताइए कि क्योंकि विलिंग वेज का जो है पिछले 40 साल से काम ही ये है कि जहाँ पे भी नशा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे भी साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, जहाँ पे भी लोग जहनी तौर पे परेशान हैं, जहाँ पे वो अपने जो वर्क प्लेस है, अपनी जो तालीम की जगह है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, आप मौसीकी से ये काम कैसे लेंगे? व्हाट इज़ योर विजन? देखिए, मैं इस बारे में बताता हूँ क्योंकि मैंने जो है म्यूज़िक को काफ़ी स्टडी की है और मैं तो इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ कि अगर एक पार्टी हो रही है और तमाम लोग खुश हैं, वहाँ पर आप मुझे एक ऑर्गन दे दें और फिर स्पीकर अगर ऑन हो तो मैं उस ऑर्गन से कुछ ऐसे नोट्स प्ले करूँगा और बजाना शुरू हो जाऊँगा कि विद इन 10 मिनट के अंदर जो है ना उनमें से 80% ऑफ लोग जो है ना अपने डिप्रेसिव साइड्स को सोचना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, उनका मूड बदल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, थ्रू म्यूजिक। वो म्यूजिक के मैं कुछ कॉर्ड्स और नोट्स ऐसे लगाऊंगा कि उन्हें हिस्ट्री याद आना शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डिप्रेशन, डिप्रेसिव है, और हाँ, और यही 10-12 लोग अगर सैड बैठे हुए हैं और लाइट से वॉल्यूम के अंदर सिर्फ मुझे कोई ऑर्गन्स और कुछ चीज़ें दे दें, तो मैंने इसको म्यूजिक को भी इस लेवल पे मैं स्टडी कर और कर चुका हूँ, शुक्र अल्लाह का, कि मैं इनको हैप्पी कर दूंगा कि ये सैड मूड में थे और अजीब से मूड थे, मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए कि उनके कान के अंदर मैं उसको इंसर्ट कर सकूँ। तो म्यूजिक इज सो पावरफुल, बट ओनली इफ यू सबलिमिनल मैसेजेस भी होते हैं, सबलिमिनल जो आपको बज़ाहिर नहीं पता चल रहा होता क्या, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि मौसीकी में छुपी होती है, और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। और जिस तरह आपने अपने बचपन का जिक्र किया, और बच्चा जो होता है उसके अंदर इनबॉर्न मौसीकी की तरफ एक रग़बत, एक लपक एक होती है, और ये जो फ़िज़ा में सारी हवा का चलना
और झरनों का गिरना और जो बिजली का कड़कना और ये सारा म्यूजिक इज अबाउट रिदम ना। तो रिदम तो सबसे पहले हमारे अपने अंदर चल रहा है ना, हमारी हार्ट बीट। एक कॉन्टिन्यूसली रिदम को आप म्यूजिक कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली जो बजा जा रहा है, जो लूप बन रहा है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है। देखिए हमारी दुनिया सोलर सिस्टम लूप में है, एवरीथिंग इज इन लूप, और सारा डे नाइट लूप में है, अर्थ खुद भी जो मूविंग कर रही है, सब एवरीथिंग इज इन। तो ये जितने नोट्स हैं आपके मौसीकी के नोट्स हैं, ये भी लूप है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये लूप्स के अंदर आते हैं बेसिकली। ऊपर देखें आप बोलते सुर में है, मतलब कि मैं यहाँ कहीं से बोल रहा हूँ, मैं या यहाँ से बोल रहा हूँ या यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ से बोल रहा हूँ मैं किसी सुर में बोल रहा हूँ। सुर है तो मैं बोल रहा हूँ, तो माइनर हो या मेजर हो। हाँ, अदरवाइज आप बोल भी नहीं सकते थे अगर सुर ना होता तो, मतलब ऐसे। तो सुर तो मतलब खुद एक मौजज़ा है। एग्जैक्टली, आप उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। यू कैन नॉट टच म्यूजिक, You can feel. you can just feel it. म्यूजिक था। It is invisible. बट यू नीड अ हार्ट टू फील। Exactly. बात ये है। Exactly. सर म्यूजिक सुन के लोगों की आंखों में जब आंसू आते हैं तो देखें ना, इसकी पावर है। बिल्कुल। जब आप जैसे बता रहे हैं कि जलसों में भी, अब तो पॉलिटिकल जलसों में भी I can make the crowd hyper. तो देखें ना, इसकी ताकत है तो मुख्तलिफ जगह पे लोग इसको यूज करते हैं। फिर तो हमारे जो मैनिक पेशेंट्स है ना, उनको आपसे दूर रखना चाहिए, मगर जो डिप्रेसिव है उनको करीब करना चाहिए। उनको करीब करना चाहिए, लेकिन वो भी इस तरह की वो फिर हाई फेज में ना जाए। It depends कि अगर if you are feeling slow and lower और बड़ा आपका मूड, तो मैं हाइपर कर सकता हूँ म्यूजिक से, आपको कुछ ऐसी चीजें प्ले करता जाऊंगा कि वो एनर्जी आ जाएगी उसमें, ओके यार आई हैव टू डू समथिंग और आई हैव टू बीट समवन राइट नाउ। अच्छा फरी, मैं कमिंग बैक टू यू, मुझे ये बताइएगा कि कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल सेटिंग में आप काम करती हैं, कई दफ़ा अच्छी खबरें होती हैं, आप अच्छी खबर किसी को सुनाते हैं, पीपल वांट टू लिसन टू इट, मगर कई दफ़ा कोई बुरी खबर होती है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई ऐसा टर्मिनल पेशेंट है, तो जिस तरह से मौसीकी का एक असर है, वहाँ पे तो मौसीकी की आपके पास गुंजाइश नहीं है। हाउ टू ब्रेक द न्यूज़ इन सच अ वे कि जो बुरी खबर है, जो दिल तोड़ देने वाली खबर है, वो भी इस तरह से दी जाए कि बात भी बन जाए, बात की ग्रेविटी भी उनको समझ आ जाए और दिल शिकनी भी ना हो, दिल टूटे भी ना, क्योंकि कई दफ़ा जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से मुश्तिल हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के लवाहिकीन, और वो एक बड़ी डर्टी सी सिचुएशन बन जाती है। जी, इसमें बात ये कि मुश्तिल लवाहिकीन तो होते ही हैं, लेकिन पेशेंट पे खुद पे बड़ा बुरा इसका इफ़ेक्ट होता है। अगर हम उसको एकदम से बता दें कि जी आपके पास तो बड़ा थोड़ा टाइम रह गया, और मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा, मैं हॉस्पिटल किसी को विज़िट करने गई जो कि वेंटिलेटर पे था, और मुझे किसी ने बताया कि इस पेशेंट को लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो हॉस्पिटल में ऑल अलोन था, और डॉक्टर्स ने उसको बताया कि जी आपको लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ है, और वो वहाँ ही बंदा जो है कोलैप्स कर गया और उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, और उसके बाद वो अनकॉन्शियस था। फैमिली उसके पास इलाज में नहीं थी, फैमिली को नहीं पता था। अब वो डॉक्टर्स को चाहिए था कि वो उसकी फैमिली को ये न्यूज़ एक प्रॉपर तरीके से ब्रेक करते, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए, और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इस पे ज़रा थोड़ा सोचना चाहिए ये न्यूज़ ब्रेक करने से पहले। तो मुझे बाज़ दफ़ा, जैसे हमारा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड है, उसमें ये काम करने का मौका मिला है, और वहाँ से कॉल्स भी जो आती रहती हैं, वहाँ पे पेशेंट्स जो टर्मिनली इल हैं उनकी फैमिलीज़ को ये न्यूज़ ब्रेक करने के लिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये मेरे लिए भी, लेकिन ये एक बहुत ही, अगर एम्पैथी हम यूज़ करें ना, तो एक पेरेंट को ये बात बताना कि आपका बच्चा जो है बस ये विद इन फ्यू वीक्स ही इज़ गोइंग टू लीव यू फॉर एवर, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये करना होता है कि हमने उस बात के जो पेन है उसको मिनिमम करके ये न्यूज़ ब्रेक करनी है। उसमें ये कि अपने ऑफिस में एक कंफर्टेबल सेटिंग में उनको बिठाएं, पानी का गिलास अपने साथ रखें, और तरीके से ये न्यूज़ उनको आप ब्रेक करें। हथौड़ा ना मार दें कि जी आपका बच्चा बस अब इतने दिन का मेहमान है। आप मेडिकल जो आपके पहले तो आपका जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है उसके साथ आप बैठ के प्रोग्नोसिस सारा, ये मैं साइकोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ, वो डिस्कस करें कि जी आगे क्या है इसका प्रोग्नोसिस, पता होना चाहिए हमें कि आगे क्या होना है।
फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके पेरेंट्स से बात की जाए कि मेडिकली ये इसका हो रहा है और अब आगे जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है और आप लोग इस सिचुएशन के लिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करें। फिर भी हम आपको ये नहीं कहते कि 100% आप गिव अप कर दें, छोड़ दें, अल्लाह से दुआ तो आप करते रहें। क्योंकि कुरान पाक की आयत में लिखा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि और जो मुसलमान है वो ना उम्मीद नहीं हो सकता। बिल्कुल, अल्लाह से उम्मीद तो रखें, लेकिन बात यह है कि फैक्ट्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें हम बातों को ना ये जब हम न्यूज़ ब्रेक करते हैं ना तो थोड़ा सा आप कह लो कि शुगर कोट करके ना एक हम हार्श किस्म का फैक्ट उनके सामने रखते हैं। मैंने एक दफ़ा इसी तरह एक पेशेंट की मदर को ये न्यूज़ जब ब्रेक की तो उसकी मदर का पहला रिस्पॉन्स क्या था। देखिए इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है उसको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उनका पहला होता है वो शाउट करेंगे, वो नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्राइंग, फिर डिनाइल होगा, एंगर होगा, सब कुछ होगा। वो कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मैंने पीसफुली उसका सारा वो रिएक्शन जो है वो मैंने ज़ाहिर है एब्जॉर्ब किया, उसको मैंने रिलैक्स किया, बिठाया, उसको पानी का गिलास ऑफर किया, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ा सा ना आप ये फील करवाएं कि आप उसके पेन को फील कर रहे हो, उसकी एग्नी को आप फील कर रहे हो। तो उसका हाथ पकड़ के बिठा के कि नहीं मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, फिर इस तरह उसको थोड़ा रिलैक्स करके अपनी सपोर्ट का एहसास दिलाएं। फिर मैंने जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड में जो उन बच्चों के साथ काम किया था वो भी एक मेरा आप कह लेंगे ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी इस तरह था कि वो बच्चे जो कि ज़िंदगी के लास्ट स्टेज से गुजर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में मतलब अब कुछ नहीं रहा, वो अगर खाना भी नहीं खा रहे, कीमोथेरेपी हो रही है, उनको इतना पेन है कि वो खाना च्यू नहीं कर सकते, उनके दांतों में भी दर्द है, कैंसर पूरा स्प्रेड कर चुका है, किडनीज इवन सब कुछ अंदर ख़त्म हो चुका है। अब उन बच्चों को मोटिवेट करना कि आप खाना खा लो, और मैं उनको छोटे छोटे इंसेंटिव्स क्या देती थी, चलो आप ये करोगे मैं आपको अपनी गाड़ी में एक राइड दूंगी, और वो फिर कनेक्ट और फिर ये कि वो उन बच्चों की मेरे साथ पहले रेपो डेवलप होगी, वो रोज़ मेरा इंतज़ार करते थे वहाँ। फिर उन बच्चों का ये होता था कि इनके साथ गाड़ी में अगली सीट पे कौन बैठेगा, फिर वो ये कि जी जो पहले खाना खाएगा। फिर अब वो मैं पूरे वार्ड को ना मुझे 3-4 चक्कर हॉस्पिटल के लगाने पड़ते थे क्योंकि पूरा वार्ड इंतज़ार में बैठा होता था। तो मैं उन सबको गाड़ी में बिठा के और चक्कर लगा के और इस तरह मतलब हम ये कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ ये तो बड़ा नेक काम, खिदमत खल्क भी है, दुआएं हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों मासूम। और आप ये देखें कि अपने बच्चों के लिए हम सब लोग इतने उनसे जुड़े होते हैं कि हम we want to do everything to make them just smile। और अगर बच्चा जा रहा है खुदा न खास्ता जो आप कैंसर वार्ड की बात कर रही हैं, तो हम कहते हैं किसी तरह से भी बच्चों के लिए पेरेंट्स के कोई खुशी मिल जाए, कोई एक किरण जो है नज़र आ जाए कहीं अंधेरे में। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा। और साल का इख्तिताम हो रहा है, और ये जो साल है जब हम उसका इख्तिताम कर रहे हैं तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं इस साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या हम लेने चले थे, और अगले साल के लिए हमेशा उम्मीद और आस जिनके पास होती है वो अगले साल को भी उस तरह से देखते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एम्पैथी से दूसरों का समझते हुए, दुख दर्द जानते हुए, उनसे रेपोर बना के कनेक्शन करके हमें बात करनी चाहिए, और यही जो इंसानियत भी है और यही इंसानियत की महराज भी है। ले जी राहिल साहब, आप हमें कुछ ऐसी चीज़ सुनाएं जो कि इस साल के इख्तिताम पे भी और नए साल के आगाज़ के लिए भी जो है ना एक कनेक्ट हो इस साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ के लिए। सो पैट्रियोटिक तो आई थिंक नहीं, देखिए पैट्रियोटिक अगर आप सुनाना चाहें दैट्स गुड इनफ, बिकॉज पाकिस्तान जो है जितनी मुश्किलात से गुजरा है, जितने टेररिज्म के दौर से गुजरा है, मगर पाकिस्तानियों में एक बात बड़ी पक्की है, ये जज्बा नहीं छोड़ते, ये हारे नहीं है। और हम आज भी माशाल्लाह वहीं पे खड़े हुए हैं, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जो बैटन दिया था, जो फ्लैग दिया था, वी आर स्टिल होस्टिंग इट हाई। तो आप वो भी सुना सकते हैं। और अगर अगर आप अपना कोई जो आपने मूवीज़ की अगर आप वो चीज़ सुनाना चाहें दैट इज़ गुड इनफ। जो फिल्म अभी जिससे मैंने बताया था आपको, जो मैंने सारे 5.1 किया है, वो उसका एक सॉन्ग है जो मैंने खुद गाया था, और ये बेसिकली इस सॉन्ग को मैंने ना कंपोज किया बेसिकली। तो
पुराना गाना ये 1970s पाकिस्तान का ही है, जो कि रुबीना बदर ने इसको गाया था, लेकिन उनके ज़रा नोट्स और थे तो मैंने उसको ज़रा रीबॉर्न कर दिया, इस गाने को रिकम्पोज करके। तो मैं आपको इसको सुनाता हूँ। आपसे होंडा वालों ने तो नहीं कहा रीबॉर्न बना ओके, सो one are you, you're so every kind of love you can give me all, I want everything, I want all. तुम संग लेना लागे माने नाही जिया मेरा, तुम संग लेना लागे माने नाही जिया पिया पिया बोले पिया मन का पपिया तुम संग लेना सपनों में आओ पिया करूं सारी बातें, सपनों में आओ पिया करूं सारी बातें, रो रो नारी पिया कैसी कैसी तुमको कैसे मरना दिया मेरा, तुमको कैसे मरना दिया पिया बोले पिया मन का पपिया तुम संग लेना। Excellent. One all like you, you're so every kind of love you can give me all, I want everything, I want all. इतना बता दो काहे उड़ गई निंदिया, इतना बता दो काहे उड़ गई निंदिया, तुम ही कहो ना पिया कितने गई दुनिया शगन कैसे माने ना दिया तेरा, शगन कैसे माने ना जिया पिया पिया बोले पिया मन का पपिया तेरा। क्या बात, क्या बात, एक्सीलेंट, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर जो है ना, मुझे जो है एक बहुत ही मशहूर सी है, अमिताभ बच्चन ने वो पढ़ी थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर ना पाती तो शादाब हो सकती। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब आपकी जो आवाज़ है ना
ये बात मैं आपसे उस दिन कर चुका हूँ, ये हम अब करेंगे, ये अब हमें करना है। और उसमें मैं भी कुछ गाऊंगा, आपके पार्ट्स आएंगे, मैं भी कुछ गाऊंगा, कुछ ऐसे कैजुअल सॉन्ग्स जो कि हट के हों थोड़े से ना, और इवन वो तो करना ही है हमने। ये भी गाएंगे? मैं गा नहीं सकता, मैं तैतुल लफ्ज़ कर। अच्छा ठीक है, तैतुल लफ्ज़ ये रिसाइट करेंगे, और सिंगिंग पार्ट जो है वो मैं और सुल्तान कुछ। वैसे ये गा भी सकते हैं। हाँ, वो मैं गाता हूँ, मुझे बड़ा शौक भी था और मैं बड़ा अच्छा सिंगर भी था और मैं बड़ा पनप रहा था, बड़ा फल फूल रहा था। हत्ता कि एक दिन मैं गा रहा था पूरी आबोताब से, और मेरी बेगम साहब ने कहा कि आइंदा आपने गाना नहीं से जो है सारा खेल खराब हो गया। देखें, एक सिंगर को कुचल के रख दिया। वो तो मैं वैसे इन्होंने क्योंकि वो सुनाया ना, तो वो एक मैंने थोड़ा सा कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर फिर भी कभी कभी ये ख्याल आता है। क्या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सर आपका क्या आवाज पाई है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा सलीम साहब, 2-3 शेर सुना दियो। किथे गई पिंड दियां टालियां किथे पिपलां दी छां। उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान से दूर हैं मगर विलिंग वेज के फेसबुक पेज को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और पाकिस्तान से दूर हैं। ठीक हो गया जी। हम सर किथे गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। किथे गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। डालरां भुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां, दूर ते तो पिपलां दी छां होई। परदेसी होया वे दिल चीर गयो होवे। किते गए पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किते साडे पिपलां दी छां गई। जदों अपने देश दा जहाज उतों दी लंघदा वे, और जदों अपने देश दा जहाज उतों दी लंघदा वे, फिर यादां दा इक नाग दिलां ते डंगदा ए। आउण दी तरीक तेरी भरियां तू आई ना, आउण दी तरीक तेरी भरियां तू आई ना। अज चन्ना हुण मुक जान गई, परदेसी होवे दिल चीर गयो होवे। किते गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किते साडे पिपलां दी छां गई। डालरां भुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां, दूर ते तो पिपलां दी छां होई। परदेसी होवे दिल चीर गयो होवे। अंबड़ी नूं तेरी याद मसेरा आउंदी ए, अंबड़ी नूं तेरी याद मसेरा आउंदी ए। गल
गाली लाके फोटू तेरी अब बुक रोंदी है खसमान खान भी बस अब मजबूरियां खसमान खान भी बस अब मजबूरियां कद के जरूर तेरी छां गई परदेसी हो गए दिल चीर गए गई पिंड दी तालियां तबेरियां कितना साढ़े पिपलों की छां गई नाले रब लए तेनू तालियां तबेरियां दूर ते तो पिपलों की छां गई परदेसी हो गए परदेसी हो गए परदेसी हो गए ब्यूटीफुल वॉइस आप रिदम के साथ भी अच्छा रहते हैं कॉर्ड्स के साथ भी बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज करते हैं हम लाइव कहते हैं कि इनका आपको तो ना रिमिक्स प्रोफेसर साहब इनको ना मैं स्टूडियो में अपने रिमिक्स करूंगा वेरी सून थैंक यू और इनको मैं ऐसे माइक्रोफोन्स के ऊपर गवाऊंगा कि पहली दफा जिंदगी में अपना साउंड सुनेंगे और ये कहेंगे यार ऐसा साउंड मैं अगर तब सुन लिया होता है इंग्लिश कोडों के साथ ओहो और इंग्लिश में आवाज आपकी होगी और साथ डैनी भाई आपने कमाल कर दिया है आपने रियली कमाल और रहील भाई कमाल कर दिया है। अच्छा आप लोग इनको जो हो ना एज अ म्यूजिशियन अपना फीडबैक दे रहे हो ना मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट अपना फीडबैक देना चाहूँगी कि इनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत शार्प है इतने लंबे लंबे गाने इनको जो याद रखे हुए मतलब मैं इम्प्रेस हो रही हूँ कि मैं एक शेर याद नहीं रख सकती और इन्होंने इतने लंबे गाने वो पहले वाला भी और ये भी और वो याद मुश्किल है ये बिल्कुल याद रखना भी मुश्किल है ये बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल ठीक है 100 मैं यकीन करें कि अताउल्ला खान ईसा खिलवी की बहुत लंबी लंबी गजलें हैं आपने शायद सुना है या नहीं मुझे नहीं पता बहरहाल वो समझ ले कि यहाँ से बंदा चल पड़े तो चकवाल तक शायद वो एक ही सुनता रहे और यकीन करें कि मुझे ऐसे टिप्स पे वो सारी याद थी एक एक बीच में वो शेर पढ़ना कोई मतलब जो भी है वो सारे और एक दफा मैं वो म्यूजिकल की बात सुना रहा था आपको तो यकीन करें कि उस वक्त मेरी सैलरी थी 1500 रुपया 1500 और उन म्यूजिक वालों ने मुझे क्या कहा कि आपको भाई हम 8000 रुपया पर मंथ देंगे अच्छा मैंने क्या कहा वो बड़ी मतलब लोगों ने कहा यार मैंने कहा यार मैं बेसिकली मनास फैमिली से तल्लक रखता हूँ मैं वो म्यूजिकल वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ आजकल तो माशाल्लाह मतलब खुशी होती है कि कोई भी बच्चा किसी में टैलेंट हो तो बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त ये मायूब सा होता था कि यार ये मनास फैमिली राजपूत है तू तो ऐ की कर रहे हैं तो यकीन करें कि उस वक्त अगर मैं जुड़ा होता तो वो आपकी तरह के मगर सलीम साहब वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट और तुसी उन्हें भी लेट कर सकते तनु ऐसे डैनी ने भी और एना ने भी इनका शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया हम सब देते हैं बहुत बहुत नवाज आप आपके ये इतना वर्ल्ड में नाम कर सकते हैं सपोर्ट चाहिए अरेंजमेंट चाहिए बहुत शुक्रिया जी ये भी मेरा ख्याल है विलिंग बेस के फोरम से हमें मौका जब ये गा रहे थे क्या रहील भाई को की आमद हो रही थी रिदम की हो रही थी और देखिए हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तीनों की कोई ऐसी नहीं लेकिन वो हमारे साथ कैसे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं आप ये देखें कि ये वो है उनका जो इंजन लगा हुआ है वो इस लेवल का है कि हमारे साथ सिंक्रोनाइजेशन अंदर का आर्टिस्ट जो है मेरा ख्याल है कि हम इकट्ठे बैठ के अभी बहुत दूर तक जा सकते हैं मगर यहाँ पे जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे मगर वहाँ पे एक साहब हैं जिनकी हाल में ताज़ा शादी हुई हाँ और वो हम तो उनको जस्टिफाई कर सकते हैं मगर उनको वापस जाना जो है बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने आज वक्त पे 25 दिसंबर को वो सही ना पहुँचे तो बहुत काम खराब हो सकता है मगर इसका ये मतलब नहीं कि अभी हम रैप अप कर रहे हैं इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं सुल्तान भाई ये बताएं कि जो है ज़बरदस्त जो है एक माहौल सा बन गया है हमारे पास फोक भी आ रहा है हमारे पास फ्यूजन भी आ रहा है जिस तरह ज़बरदस्त फ्यूजन इन्होंने किया अब मुझे बताएं कि आज के लिए आप हमें क्या सुना रहे हैं रेशमा जी का एक पंजाबी वो सुनाता हूँ आपको
अखियां नू रहन दे, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को चल परदेसिया बोल भावें ना बोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को चल परदेसिया बोल भावें ना बोल, अखियां नू रहन दे। वेखण दा चासनो मुख पर दाना मेरे मेरे वस ढोला दूर दूर जावी ना मेरे मेरे वसी जी में दूर दूर जामीना दूर दा ख्याल छड़ वसखियां दे कोल को चल परदेसिया बोल भावें ना बोल, अखियां नू रहन बहुत सुर में बड़े सोच के साथ, बहुत वेरी नाइस। हालांकि अभी कोई रिहर्सल हमारी ऑफिस में नहीं थी, लेकिन ना इस चीज़ में बहुत ये ज़रूरी है। आजकल जितने बड़े सिंगर्स हैं आप उनको शोज पे बुलाएं तो वो पहले उनकी डिमांड ये होती है कि म्यूजिशियन मेरे अपने होंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी रिहर्सल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिहर्सल बगैर आप फ्रीक्वेंट गा रहे हैं, पकड़ रहे हैं नए नए स्वरों को मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो और ये मैंने खुला गाया है और इन्होंने भी माशाल्लाह मतलब खुला ही साथ एडजस्टमेंट किया। उसकी वजह है ना ये म्यूजिशियन हमारे अपने हैं। ये आज से बिल्कुल सही हो गए, सही बात, हमने इनको अपना बना लिया, हम इनके हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब प्रोग्राम के इख्तिताम पे सर, प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर हुई मैं कोई मिली नगमा आपको थोड़ा सा बिल्कुल आप सुनाएं, और इसी मिली नगमे पे हम वाइंड अप करेंगे। मगर नाजरीन जाने से पहले मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सलीम साहब आपका, डैनी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, और राहिल फयाज आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपके साथ तो ये पार्टी अभी शुरू हुई है। सुल्तान साकिब बलोच थैंक यू वेरी मच। फरीफोई स्पेशल थैंक्स टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इतनी खामोशी से जाऊंगी नहीं, दो चार बातें अगर आप इजाजत दें तो कर जाऊंगी। जरूर जरूर। पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत का, जिन्होंने मुझे आज, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोगों के साथ यहाँ पे आज इस फोरम पे, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में मेरा इंटरेस्ट तो सबको पता है जितना ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, और यहाँ पे आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ के प्रेजेंट करके तो कुछ मुझे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फील हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और आप लोगों से हम लर्न करते हैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर सदाकत से, जैसे उनके प्रोग्राम्स हम लोग, आपका वो जो फ्राइडे का शो है, और जी, और मैं जहाँ भी प्रोफेशनली कभी किसी केस में स्टक होती हूँ ना,
तो मेरे जहन में पहला ख्याल आता है कि ये मैं डॉक्टर सदाकत से उनके केस सिनेरियो उनको भेजूंगी, उनसे डिस्कस करेंगे और वो हमें अपना जो भी उनका, क्योंकि वो उनका 40 साल का एक्सपीरियंस आप हमेशा हमें बताते हैं, तो वो फिर हमें जी, तो उनसे गाइडेंस हमें मिल जाती है। और हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको ये विलिंग वेज के प्रोग्राम्स के थ्रू डॉक्टर सदाकत जो हैं हम लोगों को भी वो जो है ना पॉलिश कर रहे हैं हमारी प्रोफेशनल स्किल्स को, तो उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी इसके लिए। और आज सबसे ज़्यादा उनके बाद जो है आपको अप्रिशिएट करूँगी, आपने जिस तरह हमें आज विलिंग वेज का विज़िट कराया, पूरे विलिंग वेज का, और यहाँ के जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन सब से मिलवाया। और मैं फिर वही कहूँगी कि डॉक्टर सदाकत ने जो है हीरे इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पे विलिंग वेज में, और डॉक्टर इम्तियाज़ से भी मिलवाया आपने, और मतलब पूरी टीम जो है ना आपकी मतलब एक्सीलेंट, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा विलिंग वेज में आने का। और मैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र करती हूँ, अगर कभी भी विलिंग वेज को मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपको बताया ना कि विलिंग वेज जो है इस वक्त ना सिर्फ लाहौर में काम कर रहा है जी, बल्कि कराची में भी काम कर रहा है और आपके शहर में भी काम कर रहा है जी। आपके शहर में इस्लामाबाद पिंडी को भी केटर कर रहा है, 17 मील पे भी हमारा सेटअप है और इस्लामाबाद में भी हमारा सेटअप है, और इंशाल्लाह क्यों नहीं हम इकट्ठे काम करेंगे। और हमारा बुनियादी तौर पे चाहे मौसीकी हो, चाहे वो हमारी ये जो अवेयरनेस की प्रोग्राम है विलिंग वेज फेसबुक पेज पे, या हमारी वेबसाइट है विलिंग वेज की, या हमारा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, या डॉक्टर सदाकत जो अभी अनकरीब जो एक और प्रोजेक्ट भी जो है पानी साफ़ शफाफ पानी का उसकी तरफ भी जा रही है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं असल में मकसद ये है कि अवामुन्नास को हम बेहतरीन चीज़ भी प्रोवाइड करें, एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें, और इसमें जाहिर सी बात है किसी टीम के बगैर मिले जुले बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो आपकी इस गुड जेस्चर का बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और जिनको आपने भेज दिया उनका बहुत शुक्रिया, यानी आपके हस्बैंड जो है इम्तियाज़ जो है मुमताज़ हसन साहब का बहुत शुक्रिया। ही इज़ सो काइंड एंड ही इज़ सो जेनरस दैट ही अकोमोडेटेड यू कि वो जो है उनको भेजने की वजह ये कि वो इधर सामने बैठ के ना उन्होंने स्माइल करते रहना था और मुझे फिर कंफ्यूज करते रहना था, तो इसलिए मैंने कहा आप गायब हो जाए। सो नाज़रीन आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, आपकी जो है हमें जो आप फीडबैक देते हैं, हमें लाइव प्रोग्राम्स में फीडबैक देते हैं, और हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, और आप सब का बहुत शुक्रिया। और इस नोट पे हम सब टीम की तरफ से यहाँ पे हाफिज़ उमैर हैं, अरसलान है, मुआज़ ने हमें ज्वाइन किया है, और हमारे आईटी में जो है बहुत से लोग, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ढेर सारे काउंसलर्स हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, सदाकत क्लिनिक में, क्योंकि सदाकत क्लिनिक भी जो कराची में भी काम कर रहा है और मरी में भी काम कर रहा है, और अनकरीब वी आर गोइंग टू गो ऑफ शोर, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इंग्लैंड एज वेल। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ट्रस्ट का, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो आप लोगों की वजह से है। थैंक यू वेरी मच, एंड फ्रॉम ऑन दिस नोट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मेरा ख्याल है आपसे जो अगली मुलाकात इस प्रोग्राम में होगी शायद वो अगले साल होगी, मगर फ्राइडे को डॉक्टर सदाकत के साथ हम प्रोग्राम लेके आएंगे, यू आस्क्ड फॉर इट, उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। और जो हमारे कल के प्रोग्राम है और परसों के जो भी हम रोज़ाना प्रोग्राम कर रहे हैं उनमें भी आपको ज्वाइन करने का और आपका साथ देने का और पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे मैं इजाज़त चाह रहा हूँ, और राहील जो है वो आपके लिए कुछ प्ले करेंगे जाते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट हॉलीडे सीजन, and have all the good time. Allah bless you all. Thank you. नॉर्मली देखेंगे रिदम, ओके बहुत फास्ट नहीं करेंगे, ठीक है? शुरू में मैं आऊँगा, फिर आगे से आप कंटिन्यू, क्योंकि 25 दिसंबर है एज यू नो, सो कुछ पैट्रियोटिक हो जाए थोड़ा सा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, क्या बात, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत
ना भूलो कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। ला 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 कभी हमने समा ऐसा नशा तेरे प्यार में किया तो जाना था, हो गए सपनों में हम। ला 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की राहों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। क्या बात। Thank you, Nazreen. Have a good time. Thank you for joining us. All the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz.